नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जोशी क्लासेस के टिप्पणी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मौर्य काल से संबंधित टॉप 101 क्वेश्चन। यदि दोस्तों अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अशोक, ऑप्शन नंबर 2 हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 4 हेमू। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में दोस्तों मेगास्थनीज भारत आए थे। कैसे याद रखोगे दोस्तों? ट्रिक है इसकी, मैगस से मेगास्थनीज, मैं से मून, और मून को क्या बोलते हैं अपन? चंद्रमा। तो किसके टाइम में आए थे दोस्तों मेगास्थनीज? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। मेगास्थनीज भारत में दोस्तों 5 वर्ष तक रहे थे। उनका टाइम काल था दोस्तों 302 से 297 ईसा पूर्व तक। भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार थे। मेगास्थनीज दोस्तों सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और उन्होंने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, इंडिका का लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 चाणक्य, ऑप्शन नंबर 2 सिकंदर, ऑप्शन नंबर 3 मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर 4 सेल्यूकस। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। इंडिका के लेखक दोस्तों मेगास्थनीज थे और जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आए थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अशोक, ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर 3 कौटिल्य, ऑप्शन नंबर 4 मेगास्थनीज। तो दोस्तों आपको सभी को पता है अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अर्थशास्त्र के लेखक दोस्तों कौटिल्य जी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के जो राजनीतिक गुरु ये कौटिल्य थे। इनको दोस्तों इनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था और इन्होंने दोस्तों अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना की थी जिसका मुख्य विषय दोस्तों राजनीतिक है। अर्थशास्त्र में दोस्तों जन कल्याण की भावना को सर्वोच्च में स्थान दिया गया था। तो आपको याद रखना है दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य, और कौटिल्य दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे और जिनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? ऑप्शन नंबर 1 अशोक, ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 4 हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आप सभी को पता है दोस्तों अर्थशास्त्र लिखी थी कौटिल्य ने और कौटिल्य दोस्तों थे चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 विशाख सायन, ऑप्शन नंबर 2 विशाख दत्त, ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों वराहमित्री। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। मुद्रा राक्षस के लेखक दोस्तों विशाख दत्त हैं। और विशाख दत्त जी ने मुद्रा राक्षस लिखी थी। उसके अलावा विष्णु शर्मा जी आप जानते हैं दोस्तों इन्होंने पंचतंत्र लिखा था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, कौन से मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ स्वर्णबेलगोला गए थे? ऑप्शन नंबर 1 अशोक, ऑप्शन नंबर 2 चंद बिंदुसार, ऑप्शन नंबर 3 दशरथ, ऑप्शन नंबर 4 चंद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। मौर्य काल शासक भद्रबाहु के साथ दोस्तों स्वर्णबेला गए थे चंद्रगुप्त मौर्य जी। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। और दोस्तों स्वर्णबेला ये पड़ता है कर्नाटक में, और यहाँ पर दोस्तों कहा जाता है कि मगध में जब 12वें वर्ष में दुर्शिव पड़ा था तो चंद्रगुप्त मौर्य अपना राज्य त्याग कर जैनाचार्य भद्रबाहु के साथ स्वर्णबेलगोला जो चंद्रगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं वहाँ चले गए थे और एक सच्चे जैन भिक्षु की भांति उसने निहार समाधि स्थल होकर प्राण त्याग दिए थे वहीं पे। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? ऑप्शन नंबर 1 काशी, ऑप्शन नंबर 2 पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर 3
उज्जैन। ऑप्शन नंबर 4 सोनबेला। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन दोस्तों सोनबेलगोला में गुजारे थे। सोनबेलगोला में ये भद्रबाहु के साथ गए थे और वहाँ पर जो है चंद्रगिरी पहाड़ियों पर इन्होंने जैन भिक्षु की भांति रहकर वहीं पर जो थे समाधि स्थल होकर अपने प्राण त्याग दिए थे। तो दोस्तों आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिन कहाँ गुजरे थे? सोनबेलगोला में। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, सोनबेलगोला संबंधित है ऑप्शन नंबर 1 अशोक के धर्म से, ऑप्शन नंबर 2 नागार्जुन से, ऑप्शन नंबर 3 जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर 4 बौद्ध धर्म से। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आपको पता है दोस्तों सोनबेलगोला गए थे चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त किससे संबंधित है? जैन धर्म से। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, वह कौन सा मौर्य सम्राट था जिसने जैन धर्म अंगीकार किया था? ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर 2 बिंदुसार, ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य जी ने जैन धर्म को अंगीकार किया था, यानी कि स्वीकार किया था। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, यूनानियों को निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने बाहर निकाल दिया था? ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर 2 बिंदुसार, ऑप्शन नंबर 3 है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 4 हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों यूनानियों को बाहर निकाल दिया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर 2 बिंदुसार, ऑप्शन नंबर 3 विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर 4 कुणाल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी दोस्तों बिंदुसार था। बिंदुसार 298 ईस्वी में मगध का राजा बना था। उन्हें अमित घात के नाम से भी जाना जाता था। वायुपुराण में उन्हें भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी भी था। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस अभिलेख में अशोक नाम अभिलेखित है? तो आपको बताना दोस्तों कौन सा जो अभिलेख था जिसमें अशोक जी का नाम लिखा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए भाभू शिलालेख, ऑप्शन नंबर 2 तेरवा शिलालेख, ऑप्शन नंबर 4 रिमिनोदेई शिलालेख, ऑप्शन नंबर 4 मास्की शिलालेख। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। मास्की जो शिलालेख था दोस्तों उसमें अशोक जी का नाम लिखा हुआ था। मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेखों में उसे देवनाम प्रियदर्शनी तथा राजा आदि की उपाधियों से भी संबोधित किया गया था। मास्की, गुर्रा, निटूर तथा उद्मे गोलम लेखों में उनका नाम अशोक मिलता है तथा पुराणों में उसे अशोक वर्धन भी कहा गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कौन कौन से अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है। तो वो मिलता है मॉस्की, गुर्रा, निटूर और उर्दे गोलम। तो अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, देव नाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 2 हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर 3 समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर 4 अशोक। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अशोक को दोस्तों देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता था। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शन नंबर ए जॉन टावर, ऑप्शन नंबर 2 फेन थेलर, ऑप्शन नंबर 3 जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर 4 हरी स्मिथ। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। जेम्स प्रिंसेप जो दोस्तों अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी था। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। तो जेम्स प्रिंसेप दोस्तों अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला अंग्रेज अधिकारी था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अब इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, अशोक के खरोष्टी में लिपिबद्ध
अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला, ऑप्शन नंबर 2 सहन बाजगढ़ी व मानसेहरा, ऑप्शन नंबर 3 जूनागढ़, ऑप्शन नंबर 4 कश्मीर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। शाहबाजगढ़ी व मानसेरा में दोस्तों अशोक के खरोष्टी लिपि में लिखे हुए शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, अरमाइक क्या है? स्थान है, कला है, भाषा है, लिपि है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अरमाइक दोस्तों एक लिपि है जो कि अशोक के शिलालेखों में को लिखा गया था, जिस लिपि के द्वारा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, अशोक के अधोलिखित अभिलेख में कौन सा ब्राह्मी लिपि में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए शाहबाजगढ़ी, ऑप्शन नंबर 2 कलसी, ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों एरीगुडी, ऑप्शन नंबर 4 भाबू। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। शाहबाजगढ़ी जो है दोस्तों ब्राह्मी लिपि में नहीं है। ये दोस्तों दो जो हैं इनकी जो शिलालेख मिले थे, शाहबाजगढ़ी व मानसेहरा, जो कि ब्राह्मी लिपि में न होकर दोस्तों खरोष्टी लिपि में है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कौन कौन से जो है ब्राह्मी लिपि में नहीं है। एक तो शाहबाजगढ़ी और दूसरा है दोस्तों मानसेहरा, जो कि खरोष्टी लिपि में थे। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, कलिंग का युद्ध कब हुआ? 260 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 262 ईसा पूर्व, 263 ईसा पूर्व। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। कलिंग का युद्ध हुआ था दोस्तों 261 ईसा पूर्व। अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना दोस्तों कलिंग का युद्ध है और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष में हुई थी। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? ऑप्शन नंबर ए शिलालेख फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 2 शिलालेख 2, ऑप्शन नंबर 3 शिलालेख 10, ऑप्शन नंबर 4 शिलालेख 13। तो कलिंग के युद्ध की विजय दोस्तों अशोक के शिलालेख 13 में मिलती है। तो शिलालेख 13 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, शिलालेख 13। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अशोक द्वारा धर्म में महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख उसके किस शिलालेख में किया गया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट शिलालेख फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 2 शिलालेख थर्ड, ऑप्शन नंबर 3 शिलालेख 4, ऑप्शन नंबर 4 शिलालेख 5। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। शिलालेख 5 में दोस्तों अशोक द्वारा धर्म में महापात्रों की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में दोस्तों धर्म में महामात्र की नियुक्ति की। यह अधिकारी नियुक्त करने वाला वह प्रथम सम्राट था। अशोक ने इस नए पद का सृजन किया था दोस्तों, और धर्म में महापात्र का प्रमुख कार्य धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार प्रसार करना होता था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो अशोक का जो है धर्म में महामात्रों की नियुक्ति की थी, उसके शिलालेख 5 में इसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित किस स्थल पर स्थित स्फूट अवशेषों से अशोक की प्रशस्त पर अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उसका नामांकन है? ऑप्शन नंबर ए कहन गनहल्ली, ऑप्शन नंबर 2 अमरावती, ऑप्शन नंबर 3 सांची, ऑप्शन नंबर 4 देहर कठार। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, कनगनहल्ली। कनगनहल्ली दोस्तों यहाँ से दोस्तों इनकी जो है पत्थर यानी पत्थर की जो है अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई है। और यह दोस्तों कनगनहल्ली स्फूट कर्नाटक राज्य से प्राप्त हुआ था। यह दोस्तों सम्राट अशोक की जो है एक अद्भुत मूर्ति मिली थी जिस पर राया अशोक लिखा हुआ था। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, किस भारतीय राजा ने अपने राज्यकाल की शुरुआत एक खूंखार योद्धा के रूप में की थी परंतु
आध्यात्मिक परिवर्तन के बाद युद्ध की विनाशता का आभास हुआ था? ऑप्शन नंबर ए विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर 2 चाल राजा चोल, ऑप्शन नंबर 3 अशोक, ऑप्शन नंबर 4 चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, अशोक। अशोक दोस्तों जब उन्होंने कलिंग का युद्ध किया था 261 ईसा पूर्व में, तो दोस्तों उन्होंने वह भारी रक्तचाप देखकर उनका मन विचलित हो गया, अंदर से बहुत दुखी हुआ, और उन्होंने कलिंग के युद्ध के बाद उन्होंने घोषणा की कि वो आज के बाद कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। और जब से दोस्तों उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपना लिया और वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए थे। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? ऑप्शन नंबर ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर 2 ब्रह्मागुप्त, ऑप्शन नंबर 3 बृहदत्त, ऑप्शन नंबर 4 उपगुप्त। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अशोक ने दोस्तों बौद्ध साधु उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अर्थ तीर्थ यात्रा से, ऑप्शन नंबर 2 मोक्ष में विश्वास, ऑप्शन नंबर 3 पशु चिकित्सालय खोले, ऑप्शन नंबर 4 देव नाम प्रिय की उपाधि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। देव नाम प्रिय की उपाधि से दोस्तों पता चलता है कि वो दोस्तों उनकी हिंदू धर्म के प्रति भी आस्था थी। अशोक ने 273 ईसा पूर्व के लगभग दोस्तों मगध के राज सिंहासन पर बैठा। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवाना प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या दिखने में सुंदर, जिसे उसकी हिंदू धर्म में आस्था का संकेत मिलता है। क्योंकि दोस्तों देवप्रियानी यानी कि देवताओं का संबंध हिंदू लोगों से होता है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों। मौर्य युगीन शिल्प कला का श्रेष्ठ उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए रामपुरवा का पाषाण वृषभ, ऑप्शन नंबर 2 मथुरा की वर्धमान महावीर की मूर्ति, ऑप्शन नंबर 3 विदिशा की मकर वाहिनी की मूर्ति, ऑप्शन नंबर 4 कौशाम्बे की सूर्य मूर्ति। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, रामपुरवा का पाषाण वृषभ मौर्यकालीन शिल्पकला का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। और यह दोस्तों रामपुरवा का वृषभ बिहार प्रांत के चंपारण जिले में मिला है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अधोलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सारनाथ में 4 सिंह हैं, रामपुरवा में सांड का, लोरिया नंदन में दोस्तों सिंह, और सकिता में दोस्तों अश्व है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। संकीसा में दोस्तों अश्व नहीं मिला है। सारनाथ में 4 सिंह हैं, रामपुरवा में जो मिले हैं दोस्तों उस पे सांड है, लोरिया नंदन में सिंह का नहीं है, लेकिन संकिता में दोस्तों अश्व का चिन्ह नहीं है। और यह दोस्तों जो अकिंसा था यह मिला था उत्तर प्रदेश में। इस पे दोस्तों अश्व की न होकर इस पर जो है हाथी की मूर्ति निर्मित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है सारनाथ में 4 सिंह हैं, रामपुरवा में सांड की मूर्ति है, लोहरिया नंदन में सिंह है, और संहिता जो तो दोस्तों संकिंसा उत्तर प्रदेश में है। यहाँ दोस्तों अश्व यानी घोड़े के न मिलकर हाथी की मूर्ति मिली थी। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों। मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम था? विनिमय यानी कि दोस्तों मुद्रा, उसकी मुद्रा क्या चलती थी वहाँ मौर्य काल में? ऑप्शन नंबर ए वरा, ऑप्शन नंबर 2 दिनार, ऑप्शन नंबर 3 पर्ण, ऑप्शन नंबर 4 चूर्णी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। मौर्य काल में दोस्तों पर्ण मुद्रा चलती थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सी अशोक के शासन के समय प्रांतीय राजधानी नहीं थी? ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला, ऑप्शन नंबर 2 तोसाली, ऑप्शन नंबर 3 सुवर्णगिरी, ऑप्शन नंबर 4 धौली। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। धौली दोस्तों अशोक के शासन के समय प्रांतीय राजधानी नहीं थी, तक्षशिला भी थी, तो तोशाली भी थी और सुवर्णगिरी भी थी दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान मौर्य साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र नहीं था? ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला, ऑप्शन नंबर 2 कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर 3 उज्जैनी, ऑप्शन नंबर 4
तोसाली। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। कौशाम्बी दोस्तों मौर्य साम्राज्य के प्रांतीय केंद्र नहीं था। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। मौर्य काल में स्वर्णगिरी स्थान क्यों प्रसिद्ध था? ऑप्शन नंबर ए व्यापारिक केंद्र के लिए, ऑप्शन नंबर 2 धार्मिक केंद्र के लिए, ऑप्शन नंबर 3 मूर्तिकला केंद्र के लिए, ऑप्शन नंबर 4 राजनीतिक केंद्र के लिए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। स्वर्णगिरी दोस्तों राजनीतिक केंद्र के लिए प्रसिद्ध था। स्वर्णगिरी दोस्तों कर्नाटक में स्थित था और यह दक्षिणी पंथ में आता था। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का द्विभाषीय अभिलेख है? ऑप्शन नंबर ए लगमान, ऑप्शन नंबर 2 साने कुना, ऑप्शन नंबर 3 तक्षशिला, ऑप्शन नंबर 4 शाहबाजगढ़ी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। सहान ए कुला दोस्तों द्विभाषी अभिलेख था अशोक का। तो आपको याद रखना है दोस्तों अशोक का द्विभाषी अभिलेख कौन सा था? सान ए कुना, जो कि कंधार के पास से प्राप्त हुआ था। इसमें दोस्तों यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में लिखा गया था। यानी कि कौन सी लिपि दोस्तों? 2 लिपियों में लिखा गया था, एक तो यूनानी और दूसरा अरमाइक। इसी कारण इसे द्विभाषिक अभिलेख कहा जाता है और यह मिला था दोस्तों कंधार से। सान ए कुना कैसे कंधार। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? एक राजुक, ऑप्शन नंबर 2 अग्रहारिक, ऑप्शन नंबर 3 युक्त, ऑप्शन नंबर 4 प्रादेशिक। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अग्रहिक दोस्तों गुप्त काल में दान विभाग का मुखिया होता था। तो आपको इसमें बताना दोस्तों निम्न में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो दोस्तों अग्रहारिक जो है गुप्त काल में होता था दोस्तों, ये मौर्य काल में नहीं होता था। राजुक भी होता था, युक्त भी होता था और प्रादेशिक, ये तीनों दोस्तों मौर्य काल में प्रशासनिक अधिकारी होते थे। अग्रहारिक दोस्तों गुप्त काल में जो है दान विभाग का मुखिया होता था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, पंकोद सिंधोरोदे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। ऑप्शन नंबर ए मंदिर को गंदा करने पर, ऑप्शन नंबर 2 पीने के पानी को गंदा करने पर, ऑप्शन नंबर 3 सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, ऑप्शन नंबर 4 कूड़ा फैलाने पर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। यह दोस्तों लिया जाता था सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, मौर्य काल में उदिक भाग था। उदिक किसका भाग था दोस्तों? ए सिंचाई कर, ऑप्शन नंबर 2 सीमा शुल्क, ऑप्शन नंबर 2 तीर्थयात्री कर, ऑप्शन नंबर 4 बौद्ध भिक्षुओं को दिया गया भूमि दान। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। मौर्य काल में उदक भाग एक सिंचाई कर हुआ करता था दोस्तों। तो आपको याद रखना है दोस्तों उदक भाग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मौर्य काल में उदक भाग क्या था? तो दोस्तों उदक भाग था एक सिंचाई कर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो दोस्तों आपको बताना किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए अग्नोमाई, ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों शुल्काध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 2 शीताध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 4 अक्राध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। यह दोस्तों शीताध्यक्ष द्वारा एकत्रित किया जाता था। तो दोस्तों जो भूमि कर वगैरह होता था मौर्य काल में, भूमि कर जो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, वह दोस्तों शीताध्यक्ष के द्वारा एकत्रित किया जाता था। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। वर्तमान नगरपालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? ऑप्शन नंबर ए नापतोल के बांटों का निरीक्षण, ऑप्शन नंबर 2 वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करना, ऑप्शन नंबर 3 जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, ऑप्शन नंबर 4 शिल्पकारों का संरक्षण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, सांची का स्फूर्त किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। सांची का स्फूर्त दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि दोस्तों
मध्य प्रदेश से 25 किलोमीटर दूर सांची नामक स्थान पर दोस्तों यह मौर्य काल की महत्वपूर्ण करती है। इसका आधार 30 मीटर तथा ऊंचाई दोस्तों 25 मीटर है। स्फूत लाल रंग का बालुए पत्थर का बना है। इसका आकार दोस्तों अर्धमंडलाकार है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों। अशोक मौर्य के प्रशस्त स्तंभों पर पशु आकृतियों और अभिलेखों के खुदाने की कला प्रभावित थी। ऑप्शन नंबर ए इराक, ऑप्शन नंबर 2 यूनान, ऑप्शन नंबर 3 चीन, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अशोक के मौर्य प्रशस्त स्तंभों पर पशु आकृतियां दोस्तों जो अभिलेख थे खुदाने की कला वो ईरान से प्रभावित थी। यानी दोस्तों वो कहाँ से आई थी? ईरान से। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? वैशाली, तक्षशिला, नालंदा, उज्जैनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। मौर्य काल में दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र तक्षशिला था और गुप्त काल में दोस्तों नालंदा था। तो मौर्य काल का शिक्षा का सर्वाधिक उपयुक्त केंद्र दोस्तों क्या था? तक्षशिला। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40। प्राचीन भारत का कालखंड जिसमें मंडन कूपों, घेरदार कुओं का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 गुप्त काल, ऑप्शन नंबर 2 वर्धमान काल, ऑप्शन नंबर 3 मौर्य काल, ऑप्शन नंबर 4 महाजनपद काल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। प्राचीन भारत कालखंड जिसमें जो है घेरदार कुएं मिलते थे दोस्तों उसका उल्लेख मौर्य काल में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर मौर्य काल। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41। कौटिल्य ने अपने अहितक शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया है? तो आपको बताना है दोस्तों कौटिल्य ने अहितक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दोस्तों गुप्तचर, ऑप्शन नंबर 2 दास, ऑप्शन नंबर 3 पार्षद, ऑप्शन नंबर 2 4 व्यापारी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। कौटिल्य ने अहितक शब्द का प्रयोग दोस्तों दास के लिए किया था। कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने दास के लिए अहितक शब्द का प्रयोग किया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है अहितक शब्द का प्रयोग कौटिल्य ने किया था दास के लिए और उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में दोस्तों 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 42। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए राजशेखर, ऑप्शन नंबर 2 विशाखदत्त, ऑप्शन नंबर 3 विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर 4 भट्ट स्वामी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, आपको याद रखना है चाणक्य को दोस्तों विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था जो कि इनका वास्तविक नाम था। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। तो आपको याद करना है निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 कालिदास का मालवीय मित्र, ऑप्शन नंबर 2 कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर 3 वात्स्यायन का कामसूत्र, ऑप्शन नंबर 4 तिरुवल्लर का त्रिकुलर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। कौटिल्य का अर्थशास्त्र दोस्तों मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है इसकी तुलना। तो आपको याद रखना है दोस्तों मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जाती है दोस्तों कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 44। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? ऑप्शन नंबर 1 अशोक, ऑप्शन नंबर 2 अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर 3 कनिष्क, ऑप्शन नंबर 4 सिमुक। तो दोस्तों वह महान सम्राट कौन था? वह महान सम्राट दोस्तों अशोक था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। तो दोस्तों अशोक जो शुरू में जब इन्होंने राज सिंहासन संभाला तो बहुत क्रूर व्यक्ति राजा थे। इन्होंने दोस्तों अपने भाइयों के जो बड़े भाई थे सुसीम उनकी हत्या करके उनकी जगह इन्होंने गद्दी प्राप्त कर ली थी। 261 में दोस्तों जो कलिंग युद्ध हुआ था उसका जो इन्होंने भयंकर रक्तचाप हुआ था वो देखकर दोस्तों इनका मन बदल गया। इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था और जब से दोस्तों इन्होंने घोषणा की थी कि मैं आज के बाद कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। तो दोस्तों वह जो अपने बड़े भाई की हत्या करने वाला था राज सिंहासन बैठने वाला वो थे सम्राट अशोक। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर
45 है दोस्तों, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया? ऑप्शन नंबर ए चंडालिका, ऑप्शन नंबर 2 चारुलता, ऑप्शन नंबर 3 गौतमी, ऑप्शन नंबर 4 कारुवाकी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। कारुवाकी दोस्तों उसने सम्राट अशोक को सर्वाधिक प्रभावित किया था। तो आपको याद रखना है दोस्तों, कारुवती जी ने अशोक जी को प्रभावित किया था। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। बिंदुसार ने विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? ऑप्शन नंबर ए स्वर्णगिरी, ऑप्शन नंबर 2 तक्षशिला, ऑप्शन नंबर 3 उज्जैन, ऑप्शन नंबर 4 वैशाली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। बिंदुसार ने विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को भेजा था दोस्तों तक्षशिला, जो कि प्रमुख शिक्षा नगरी हुआ करती थी मौर्य काल के टाइम में। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवपियादसी भी था? ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर 3 गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर 4 महावीर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अशोक को दोस्तों देव पियादसी भी कहा जाता है, जो उनके शिलालेखों से हमें पता चलता है, और उसकी बात दोस्तों हम पीछे कर चुके हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राज्यवंश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मौर्य, ऑप्शन नंबर 2 गुप्त, ऑप्शन नंबर 3 कुषाण, ऑप्शन नंबर 4 कणव। तो इसका राइट आंसर दोस्तों प्राचीनतम राजवंश था मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त सेकंड का, ऑप्शन नंबर 2 अशोक का, ऑप्शन नंबर 3 अजातशत्रु का, ऑप्शन नंबर 4 चंद्रगुप्त मौर्य का। तो कौटिल्य चाणक्य जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता था दोस्तों, उनमें थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? ऑप्शन नंबर ए जूडियम, ऑप्शन नंबर 2 बौद्ध, ऑप्शन नंबर 3 हिंदू, ऑप्शन नंबर 4 जैन। तो बौद्ध। ये दोस्तों जब कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, तो इन्होंने रक्तचाप को देखकर, खून खराबे को देखकर दोस्तों दोबारा युद्ध न करने की घोषणा कर दी थी, और इन्होंने दोस्तों बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो इन्होंने अंगीकार किया था दोस्तों बौद्ध धर्म को, यानी कि किसको अपनाया था? बौद्ध धर्म को। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? ऑप्शन नंबर ए जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपन जानते हैं सांची का स्तूप अशोक किससे से? बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की? ऑप्शन नंबर ए शुद्धोधन, ऑप्शन नंबर 2 उमागुप्त, ऑप्शन नंबर 3 चाणक्य, ऑप्शन नंबर 4 शूद्रक। तो अपन जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के तो एक ही थे दोस्तों, वो थे चाणक्य। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, ऑप्शन नंबर 2 प्राकृत, ऑप्शन नंबर 3 पाली, ऑप्शन नंबर 4 हिंदी। तो दोस्तों अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, प्राकृत। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 2 5, ऑप्शन नंबर 3 7, ऑप्शन नंबर 4 8। तो दोस्तों मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को बांटा था 7 श्रेणियों में, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो आपको बताना दोस्तों पाटलिपुत्र को सबसे पहले किसने अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन नंबर 1 अशोक, ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर 4 कनिष्क। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। सबसे पहले दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 56। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? ऑप्शन नंबर ए ईंटों का, ऑप्शन नंबर 2 पत्थर का, ऑप्शन नंबर 3 लकड़ी का, ऑप्शन नंबर 4 मिट्टी का। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य जी का महल लकड़ी का बना हुआ था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। वह शिलालेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था किस में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए मस्की का लघु स्तंभ शिलालेख, ऑप्शन नंबर 2 क्वीन शिलालेख, ऑप्शन नंबर 3
रायमुन्नेदई शिलालेख, ऑप्शन नंबर 4 भाभू शिलालेख। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, भाभू शिलालेख। भाभू शिलालेख में दोस्तों अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, सांची का स्फूर्त किसने बनवाया? अशोक, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त, खरगोन। तो इसका राइट आंसर सभी जानते हैं, सांची का स्फूर्त कहाँ है? मध्य प्रदेश में दोस्तों। और यह किसने बनाया था? तो दोस्तों यह बनाया था अशोक सम्राट ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? ऑप्शन नंबर है 252 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों 305 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों 173 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर 4 है 261 पूर्व। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, 305 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को दोस्तों 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता में संपर्क में रहता था? ऑप्शन नंबर है बिंदुसार, ऑप्शन नंबर 2 अशोक, ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 4 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। सम्राट अशोक जो है दोस्तों वो जनता के संपर्क में रहते थे, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों, अशोक ने 261 में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? अपने राज्य की सीमा बढ़ाई। ऑप्शन नंबर 2 विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, ऑप्शन नंबर 3 भारी रक्तचाप देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कलिंग के विजय के बाद उन्होंने भारी रक्तचाप देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? इन पर बढ़िया पॉलिश है। ऑप्शन नंबर 2 ये अखंड है, ऑप्शन नंबर 3 स्तंभों पर 7 सुंडाकार हैं, ऑप्शन नंबर 4 ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें गलत है दोस्तों, ये स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है। इन पर दोस्तों बढ़िया पॉलिश भी थी, ये अखंड भी थे और स्तंभों को दोस्तों 7 सुंडाकार बनाया गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये स्थापत्य संरचना के भाग नहीं थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है दोस्तों, किसने पाटलिपुत्र को पोला ब्रोथो कहा था? मैगस्थनीज, स्टेबो, प्लूटोर्क, एरियन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, पाटलिपुत्र को पोलोबोथो कहा था दोस्तों मैगस्थनीज ने। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भवन निर्माण अधिकारी, सड़क निर्माण अधिकारी, ऑप्शन नंबर 3 कृषि विभाग अधिकारी, ऑप्शन नंबर 4 नापतोल अधिकारी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, एग्रोनोमाई कहा जाता था दोस्तों सड़क निर्माण अधिकारी को। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 गुड़ पुरुष, ऑप्शन नंबर गुप्तचर, ऑप्शन नंबर 3 संस्थाएं संचार, ऑप्शन नंबर 4 खोजी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, मौर्य काल में गुप्तचरों को दोस्तों गूढ़ पुरुष कहा जाता था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66, किस श्रीलंका शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? ऑप्शन नंबर 1 महाबली, ऑप्शन नंबर 2 वीर सिंह, ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 4 राणा सिंह। तो वो थे दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, तिस्त जी ने अपने आप को अशोक सम्राट के अनुरूप ढालने की कोशिश की। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है दोस्तों, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 पूर्व, ऑप्शन नंबर 2 परिविष्ट परिवर्तन, ऑप्शन नंबर 3 अंग, ऑप्शन नंबर 4 उपांग। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, परिविशिष्ट पर्वन में दोस्तों उन्होंने जैन धर्म अपनाया, इसका उल्लेख मिलता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? आहत मुद्रा, शिलालेख, यूनानी लेख, बौद्ध धर्म। तो आपको पता है दोस्तों अशोक के ज़्यादातर ही क्या थे? शिलालेख। तो शिलालेख इज राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर 2 अरमाइक, ऑप्शन नंबर 3 क्रोष्टी, ऑप्शन नंबर 4 यूनानी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, दक्षिणी भारत में दोस्तों ब्राह्मी लिपि परिवर्तित हुई थी यानी प्रचलन में आई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया, निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया?
ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर 3 बर्मा, ऑप्शन नंबर 4 नेपाल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। यह पाया गया था दोस्तों अफगानिस्तान में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है दोस्तों। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है? कौटिल्य की। ऑप्शन नंबर 2 प्लिनी की, ऑप्शन नंबर 3 प्लूटार्थ की, ऑप्शन नंबर 4 मेगास्थनीज की। तो यह उक्ति है दोस्तों मेगास्थनीज की। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह कहा था दोस्तों मेगास्थनीज ने। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। किस मौर्य सम्राट ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटोयस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर 2 बिंदुसार, ऑप्शन नंबर 3 अशोक, ऑप्शन नंबर 4 कुणाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज बिंदुसार। तो दोस्तों अंगूर, अंजीर और शराब और दार्शनिक को भेजने के लिए दोस्तों बिंदुसार ने आग्रह किया था सीरिया के राजा एंटोकस प्रथम से। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 73 है दोस्तों। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जाने के लिए कौन से सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन नंबर 1 महावंश, ऑप्शन नंबर 2 दिव्य विद्यान, ऑप्शन नंबर 3 13वां व्रत शिलालेख, ऑप्शन नंबर 4 7वां स्तंभ शिलालेख। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। और यह मिलता है दोस्तों 13वां व्रत शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जाने की जानकारी। तो आपको याद रखना है दोस्तों इसको, कलिंग पर चढ़ाई की थी, यह मिलता है 13वां व्रत शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? ऑप्शन नंबर 1 उज्जैन, ऑप्शन नंबर 2 तक्षशिला, ऑप्शन नंबर 3 सुवर्णगिरी, ऑप्शन नंबर 4 तोसली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक दोस्तों उज्जैन का गवर्नर था। ऑप्शन अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की थी कि सारी प्रजा मेरी संतान है? ऑप्शन नंबर 1 पृथक कलिंग शिलालेख, ऑप्शन नंबर 2 टूरा भृत शिलालेख, ऑप्शन नंबर 3 5वां व्रत शिलालेख, ऑप्शन नंबर 4 कलिंग का पृथक शिलालेख। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। पृथक कलिंग शिलालेख में कहा था कि सारी प्रजा मेरी संतान है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। कौन सा घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? ऑप्शन नंबर 1 गिरनार शिलालेख, ऑप्शन नंबर 2 मनसेरा शिलालेख, ऑप्शन नंबर 3 5वां व्रत शिलालेख, ऑप्शन नंबर 4 कलिंग का पृथक शिलालेख। तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है इसमें, युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक, यानी कलिंग के युद्ध के बाद उसने दोस्तों हिंसा को त्याग दिया था, यानी पृथक कर दिया था। और किसकी बात? कलिंग की बात हो रही है। अशोक ने कलिंग के बाद कलिंग के युद्ध किया था, तो कलिंग का पृथक शिलालेख ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है दोस्तों। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, सीता किसे कहा जाता था? एक देवी, एक आध्यात्मिक संप्रदाय, एक राज्य के भूमि से प्राप्त है, एक उसर भूमि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। सीता दोस्तों एक राज्य के भूमि से प्राप्त आए थी। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? स्तंभ, स्तूप, गुफा निर्माण या चैत्य? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। स्तंभ यानी उनके शिलालेख। तो जो शिलालेख थे दोस्तों मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 महास्थान बांग्लादेश, सोहगोरा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 सोहगोरा मास्की, ऑप्शन नंबर 3 माइस्तान कालसी, ऑप्शन नंबर 4 भाबरू सारनाथ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। महास्थान बांग्लादेश और सोहगोरा उत्तर प्रदेश दोस्तों, यहाँ से मौर्य काल में अकाल और सूखा पड़ने जैसे समय राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है दोस्तों। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए महेंद्र, ऑप्शन नंबर 2 संघमित्रा, ऑप्शन नंबर 3 फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन नंबर 4 महर्षि। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर।
श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु दोस्तों अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है दोस्तों, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ऑप्शन नंबर 11, ऑप्शन नंबर 2 12, ऑप्शन नंबर 3 14, ऑप्शन नंबर 4 15। तो कौटिल्य का दोस्तों अर्थशास्त्र था 15 भागों में विभक्त। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, अशोक के समकालीन तुर में कहाँ का राज्य था? ए मिस्र, ऑप्शन नंबर 2 कोरिथ, ऑप्शन नंबर 3 मैसेडोनिया, ऑप्शन नंबर 4 सीरिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अशोक के समकालीन तुर में राजा था दोस्तों मिस्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है दोस्तों, किसके शासनकाल में डायमेकस डिमेकस भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कनिष्क। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। बिंदुसार के समय दोस्तों डायमेकस डिमेकस भारत आया था। और मेगास्थनीज किसके टाइम में आया था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसने अशोक का नामोल्लेख हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 गुर्रा में, ऑप्शन नंबर 2 अहरोरा में, ऑप्शन नंबर 3 ब्रह्मगिरी में, ऑप्शन नंबर 4 सारनाथ में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। तो यह दोस्तों नामोल्लेख हुआ था गुर्रा में। इसके अलावा दोस्तों मॉस्क में मिलता है, निष्ठुर में मिलता है और मिलता है उदय गोलम में। तो इन शिलालेखों में दोस्तों अशोक का नाम मिलता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है दोस्तों, विष्टि है बेगारी प्रांत जिला वैवाहिक अनुष्ठान। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। विष्टि दोस्तों एक बेगारी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, कथन ए है दोस्तों, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण आर, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 3 ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर 4 ए गलत है किंतु आर सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषण निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 ब्राह्मण साहित्य, ऑप्शन नंबर 2 जैन साहित्य, ऑप्शन नंबर 3 मुद्रा राक्षस, ऑप्शन नंबर 4 बौद्ध ग्रंथ। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। मुद्रा राक्षस में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के लिए निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, विशाख दत्त ने प्राचीनतम भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 प्राचीन हिंदू जनश्रुतियों के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष की। ऑप्शन नंबर 2 एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा। ऑप्शन नंबर 3 दो आर्य कबीलाओं के बीच सत्ता के संग्राम की कथा। ऑप्शन नंबर 4 चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिक्षों के बारे में। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। विशाख दत्त के प्राचीनतम नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिक्षों के बारे में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। तो आप जानते हैं दोस्तों मौर्य वंश में कौन नहीं था? अजातशत्रु। चंद्रगुप्त मौर्य भी था, अशोक भी था, बिंदुसार भी था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? बिंदुसार, अशोक, बिंबिसार या चंद्रगुप्त मौर्य? मौर्य साम्राज्य यानी कि किसने की थी दोस्तों? मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया? ऑप्शन नंबर 1 मौर्य, ऑप्शन नंबर 2 शुंग, ऑप्शन नंबर 3 गुप्त, ऑप्शन नंबर 4 कुषाण। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नंद वंश के पश्चात दोस्तों मौर्य वंश ने शासन किया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 अशोक, ऑप्शन नंबर 2 बिंदुसार, ऑप्शन नंबर चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर 3 दशरथ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। श्रीनगर की स्थापना की थी दोस्तों अशोक ने। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, किस महीने से मौर्य का राजकोषीय
राज्यकोषीय वर्ष आरंभ होता है? ऑप्शन नंबर ए फाल्गुन, ऑप्शन नंबर 2 आषाढ़, ऑप्शन नंबर 3 ज्येष्ठ, ऑप्शन नंबर 4 पौष और माघ। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। आषाढ़ जो कि दोस्तों जुलाई में आता है, उससे दोस्तों मौर्य काल का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94। एक छत्र राज्य स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कनिष्क, हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य को दोस्तों एक छत्र राज्य स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। निम्न में किसे मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर 3 बिंदुसार, ऑप्शन नंबर 4 कुणाल। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों दक्कन की विजय प्राप्त की थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है? देवप्रयाग में, कालसी में, केदारनाथ में, ऋषिकेश में। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। उत्तरांचल यानी दोस्तों उत्तराखंड में अशोक का जो है दोस्तों कालसी में शिलालेख स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। बार गया जिला की गुफाओं का प्रयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? ऑप्शन नंबर ए आजीविकों ने, ऑप्शन नंबर 2 थारुओं ने, ऑप्शन नंबर 3 जैनों ने, ऑप्शन नंबर 4 तंत्रिकों ने। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। आजीविकों दोस्तों बार गया जिला है दोस्तों, उनकी गुफाओं का आश्रय यानी रहने के रूप में प्रयोग किया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। अशोक ने अपने सभी शिलालेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का उपयोग किया है? ऑप्शन नंबर ए अर्धमार्ग में, ऑप्शन 2 सौरसैनी, ऑप्शन नंबर 3 मागधी, ऑप्शन नंबर 4 अंगिका। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। मागधी दोस्तों अशोक ने अभी सभी शिलालेखों में एकरूपता से इस प्राकृत का उपयोग किया है। 99 है दोस्तों। निम्न में कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अवरोही क्रम यानी कि बड़े से छोटा क्रम, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो पहले दोस्तों आपको बताया निम्न में से कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारी? तो बताए मौर्य काल में दोस्तों जिला अधिकारी सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। पहला प्रादेशिक राजयुक्त युक्त, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों राजयुक्त युक्त प्रादेशिक, ऑप्शन नंबर 3 प्रादेशिक युक्त राजयुक्त, ऑप्शन नंबर 3 युक्त प्रादेशिक राजयुक्त। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। प्रादेशिक, फिर उसके बाद राजयुक्त, फिर उसके बाद युक्त। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। प्रादेशिक होता था दोस्तों, उसके बाद उससे छोटा राजयुक्त, उससे छोटा युक्तक। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 दोस्तों। अशोक ने कलिंग विजय किस वर्ष की? ऑप्शन नंबर ए राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 अपने गवर्नर बनने के 8वें वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अशोक ने कलिंग विजय दोस्तों राज्याभिषेक के 8वें वर्ष प्राप्त की थी और यह हुआ था दोस्तों 261 ईसा पूर्व में। इसके बाद से दोस्तों अशोक ने दोस्तों भारी रक्तचाप देकर युद्ध की नीति को त्याग दिया था और वो दोस्तों उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 है दोस्तों। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? ऑप्शन नंबर ए पाली व ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर 2 संस्कृत व ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर 3 प्राकृत व ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर 4 खड़ीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अशोक के अधिकांश अभिलेख दोस्तों प्राकृत एवं ब्राह्मी लिपि में थे। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।